हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस नॉलेज दोस्त यूट्यूब चैनल पे। आपको फिर से नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान के बारे में जाना था अनेकों उदाहरण के साथ। जैसे संविधान क्या है, परिभाषा देखी थी और फिर उसे समझा था। फिर संविधान के कई आयामों को हमने कई माध्यम से समझने का प्रयास किया, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन PIL के माध्यम से हमने संविधान को समझने का प्रयास किया था। तो जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं बिल्कुल जा करके देखिए, ताकि अभी जो ये टॉपिक शुरू होने वाला है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको समझने में थोड़ा आपको आसानी होगी। जिसे अभी भी समझ में आ रहा है यहाँ यहीं से तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और मैं ज़रूर कहूँगा पिछली क्लास ज़रूर देखिए। तो आज भी हम वैसे ही इसको उदाहरण के साथ और पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मैं आपको समझा दूँ या समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। लिखते हैं परिभाषा, आप लोग को नोट करना है बिल्कुल करिए। एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार की शक्तियाँ, जिसमें सरकार सरकार की शक्तियाँ सीमित होती हैं, सीमित होती हैं और वह संविधान संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अनुकूल या यहाँ अनुरूप ही अपना कार्य करते हैं। चलिए, सॉरी, एक मिनट, यहाँ अनुसार। तो चलिए, जैसा कि हमने परिभाषा देखा, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार की शक्तियां सीमित होती है। संविधानवाद का मतलब ही होता है सीमित शासन। आगे समझेंगे कैसे। और वह संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं, यानी संविधान के विरुद्ध वो कार्य नहीं कर सकते, यानी मनमानी नहीं कर सकते। उनको लिमिट में ही, संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करना होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सरकार की शक्तियां सीमित होती है और वह संविधान के सिद्धांतों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो चलिए आगे समझते हैं। अगर एक लाइन में मैं समझाऊं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको दूसरा परिभाषा बताता हूँ। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद जो है, यह एक विचारधारा और दर्शन है।
जिसका अर्थ है सीमित शासन। सीमित शासन, सीमित शासन का मतलब यहाँ हम लोगों ने देखा कि सरकार को नियमों, संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही अपना कार्य करना है, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, अब इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। संविधानवाद क्या है? विचारधारा और दर्शन है। अब समझते हैं कैसे। आपके मन में सवाल आएगा कि संविधानवाद एक विचारधारा कैसे है या दर्शन कैसे है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। संविधानवाद का मतलब क्या है? संविधान में जो नियम और सिद्धांत है उसका पालन हो, यानी विचारधारा का मतलब मेरा देश कैसे चलेगा, शासन व्यवस्था कैसी होगी, लोगों के अधिकार सुनिश्चित होंगे कि नहीं, शक्तियों का विभाजन होगा कि नहीं, ये तो विचारधारा है। उसका पालन होना ही संविधानवाद है, उसका पालन करना ही संविधानवाद है। और दर्शन का मतलब समझ लिए सीधा एक लाइन। संविधानवाद का दर्शन क्या है? सीमित शासन, सरकार मनमाना न हो सके। विचारधारा का पालन होना ही समझिए दर्शन है, ऐसे। और आगे सीमित शासन। सीमित शासन में क्या होगा? मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सीमित शासन में होगा मनमाने शासन का कमी, मनमाने शासन का अभाव, कमी। सीमित शासन का मतलब है, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है मनमाने शासन का अभाव या कमी। अब इसको भी समझेंगे कैसे। कैसे हम मनमाने शासन का अभाव होगा? सरकार मतलब असीमित नहीं होगी। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर इसे साफ करके मैं आगे समझाता हूँ आपको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको साफ करके मैं समझाता हूँ आगे। हाँ, और ये वीडियो लेट हो गई क्योंकि स्वस्थ नहीं था मैं, तो नहीं डाल पाया। 3-4 दिन बाद डाल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब समझते हैं एक चीज, एक बात और। जैसे मान लीजिए कि संविधान अगर शरीर है तो संविधानवाद उसकी आत्मा है, और बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए जैसे ये संविधान है और संविधानवाद उसकी आत्मा है, ठीक है। ये है संविधान, ये है मान लीजिए उसकी आत्मा, संविधानवाद। ठीक। अब हम संविधान की आत्मा को निकाल लें तो इसका क्या महत्व रह जाएगा? जब हमारे अधिकारों की मान्यता मिलेगी ही नहीं, जब सरकार मनमानी ही हो जाएगी, जब शासन व्यवस्था ठीक से चलेगी ही नहीं, शक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, तो संविधानवाद समाप्त हो जाएगा। संविधानवाद का मतलब ही है कि संविधान का पालन हो, और भारत में 99% केस में है, संविधानवाद है ही। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपने पड़ोसी देश चाइना का। वहाँ संविधानवाद है, आप समझते हैं संविधानवाद है? नहीं है। क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और क्या है, सी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति है, सारा शक्ति वहीं केंद्रित है। वहाँ संविधान का पालन हो न हो, उनके नियमों का पालन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ संविधान है परंतु संविधानवाद नहीं है, जो क्या किसको जन्म देती है? तानाशाही को। आगे समझेंगे हम लोग उसको भी उदाहरण से। अभी इसके कुछ मुख्य बिंदु जैसे समझ लेते हैं। संविधानवाद कब होगा? मनमाने शासन का
मनमाने शासन का अभाव कब होगा, यानी सीमित शासन कब होगा, सीमित शासन कब होगा। आइए समझते हैं। जब जब हमारे अधिकारों को मान्यता मिलेगी। पहला पॉइंट क्या है, जब हमारे अधिकारों को मान्यता मिलेगी तभी तो मनमाना शासन नहीं होगा या फिर सीमित शासन होगा। सरकार निरंकुश नहीं होगी, निरंकुश हो जाएगी तो हमारे अधिकार कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यानी हम जब नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा तभी तो सीमित शासन होगा, तभी तो संविधानवाद का कुछ महत्व होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब शक्तियों का विभाजन होगा, या पृथक्करण होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा। आइए समझते हैं कैसे। अभी हमने बताया था कि सारी शक्ति अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में चली जाए तो क्या होगा। जब शक्तियों का विभाजन होगा, जैसे कानून बनाने का काम संसद करती है वो करेगी, कानून का व्याख्या उसका जांच परख न्यायालय करता है तो वो करेगा। तीसरा कार्यपालिका जैसे है वो कानून को लागू करने का काम करती है जमीनी स्तर पे, तो वो उसका काम है शासन प्रशासन देखना। तो शक्ति का पृथक्करण नहीं हो, मान लीजिए सारा पावर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या होगा, संविधानवाद समाप्त हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा क्योंकि वहां मनमाना शासन हो जाएगा। इसलिए शक्तियों का विभाजन भी आवश्यक है ताकि हमारा देश शासन व्यवस्था और हमारे अधिकार सुरक्षित रहें और शासन व्यवस्था ठीक ढंग से सुचारू रूप से चल सके। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जब कानून का शासन होगा, माफ करिएगा थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी गंदी है, समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा। या रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, यहाँ क्या हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। जब कानून का शासन होगा यानी संविधान के अनुसार शासन होगा तब हमारा संविधानवाद सुरक्षित है, ऐसे समझते हैं। 3 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। थोड़ा निष्कर्ष पे आ जाते हैं। जैसे आ जाते हैं क्या, जब शक्तियों का विभाजन होगा तो जैसे विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे पे नियंत्रित रखती है और संतुलन बना के रखती है, जिससे क्या रहता है, हमारा हमारा शासन व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाता है। दूसरी बात यह है कि संविधानवाद का संविधान संविधानवाद का रक्षा हमारा न्यायालय भी करता है। मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमने पहले भी देखा है, हमारे अधिकारों को जैसे किसी कानून से हमारा अधिकार कम होता है तो वहाँ न्यायालय आता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो संविधानवाद की भी रक्षा हो रही है, यानी कानून का पालन होना चाहिए, मेरा अधिकार नहीं जाना चाहिए। तो न्यायालय भी रक्षा करती है। जैसे केशवानंद भारती केस में जो मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे केस है, मेनका गांधी केस। तो समय समय पर हमारा न्यायालय भी संविधानवाद का रक्षा करता है। चलिए नोट कर लीजिए आप।
फिर हम लोग संविधान और संविधानवाद में संबंध भी देखेंगे और उसको भी समझेंगे और अंतर भी देखेंगे। आप लोग बिल्कुल लिखिए और समझिए भी। नोट करिए। चलिए, नोट हो गई है तो मैं इसे साफ करता हूँ। अब हम लोग देखेंगे संविधान और संविधानवाद में अंतर। अगर आपसे कोई पूछे तो जैसा पिछली क्लास में हमने संविधान के बारे में पढ़ा, अभी थोड़ा संविधानवाद के बारे में पढ़ा, तो आप अगर दोनों टॉपिक को अगर ध्यान से समझेंगे तो आप अंतर खुद भी बता सकते हैं। वैसे कुछ अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। संविधान और में अंतर, कुछ अंतर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग संबंध को भी देखेंगे। अब जैसे है मैं बोल देता हूँ और थोड़ा लिखता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। संविधान क्या है? तो संविधान यह नियम, कानून या विधि का संग्रह है। या फिर दूसरा लिख सकते हैं, तो उसको भी लिख देता हूँ। यह एक कानूनी, यह एक कानूनी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज है जिसमें शासन करने के, जिसमें शासन करने के नियम और नियम या कानून लिखे होते हैं। अब वही एक तरफ हो गया संविधान के बारे में हमने लिखा, दूसरी तरफ हम लोग संविधानवाद के बारे में लिख लेते हैं। यह एक क्या है? विचारधारा है। विचारधारा है जो क्या करता है? सरकार की शक्तियों को सीमित करने का काम करता है। जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने पर बल देती है। सीमित करने पर बल देती है। आइए दूसरा अंतर देखते हैं। और क्या करती है? यह बताती है कि सरकार को क्या करना है और क्या नहीं। चलिए इस अंतर को लिख लीजिए और देखिए एक और संविधान में, यह सैद्धांतिक व्यवस्था है। यह संविधान क्या है? सैद्धांतिक। और संविधानवाद क्या है? उसका व्यवहारिक स्वरूप है कि कानून का पालन हो।
चलिए आप नोट करिए, फिर आगे समझेंगे हम लोग। और एक अंतर और लिख देता हूँ, जैसे संविधान कोई भी देश में, किसी भी देश में हो सकती है, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो या तानाशाही वाला देश हो, मगर संविधानवाद वही होगा जहाँ कानून का शासन होगा। ये भी एक अंतर आप लिख सकते हैं, लिख देता हूँ। संविधान हर देश में हो सकता है, चाहे वो देश लोकतांत्रिक हो या तानाशाह। ये भी लिख सकते हैं। और संविधानवाद वही होगा जहाँ कानून का शासन होगा। जनरली संविधानवाद वही होगा जहाँ कानून का शासन होगा, और संविधानवाद का रक्षा हमारा न्यायालय भी करता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए मैं इसे लिख लिया तो साफ करता हूँ। सर्दी हो गई है। चलिए अंतर देख लिया, थोड़ा दोनों के भी संबंध भी देख लेते हैं, ताकि हम लोग समझ पाए अच्छे से। अब आपसे कोई पूछे, बताओ जहाँ संविधान होगा क्या वहाँ संविधानवाद भी होगा, ये एक स्टेटमेंट है, तो हम लोग उसको ही समझते हैं और दोनों के बीच संबंध को भी समझेंगे उसी स्टेटमेंट कथन के माध्यम से। जैसे कथन है, क्वेश्चन है, जैसे क्या जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसा हमने पीछे भी समझाया चाइना के बारे में, चाइना में संविधान है परंतु संविधानवाद नहीं है। वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ के जो अपना क्या है राष्ट्रपति सी जिनपिंग, सी जिनपिंग, तो ये जो है उन्हीं के हाथ में, वो संविधान के साथ कुछ भी करें उन पे कोई कुछ नहीं कर सकता उनको। वहाँ संविधानवाद है ही नहीं। वहाँ एक तरीके से देखा जाए संविधानवाद तो नहीं है, तानाशाही है। वैसे ही आ जाइए, कौन है, किम जोंग, क्या नाम है उनका, किम जोंग उन, ये अपना नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के शासक हैं। तो
वहाँ भी संविधानवाद ना के बराबर ही है। अब जैसे हम समझते हैं किम, जैसे किम है, किम, ये उधर उत्तर कोरिया में सरनेम जो होता है पहले होता है, किम जोंग उन, ये उनका अपना नाम हुआ, ये हो गया सरनेम या लास्ट नेम। जैसे हमारा नाम है मनी, लास्ट नेम है मिश्रा। तो इंडिया में क्या है, इधर बाद में आ रहा है, ये कोरिया, सॉरी उत्तर कोरिया में क्या होगा, मिश्रा इधर, मनी इधर। तो वहाँ यही है, इसलिए थोड़ा बता दिया। वहाँ भी संविधानवाद है नहीं, चाइना में भी है नहीं, म्यांमार का भी वही हालत है। 2008 में सैनिक तख्ता पलट होने के बाद उसका भी अभी कुछ खास निष्कर्ष नहीं आया है, आए दिन न्यूज़ में आते रहता है। अभी इस साल भी आया हुआ था कि उन्होंने कुछ चुनाव का आयोजन जनवरी दिसंबर के टाइम में किया था, ये कदम उठाया था उन्होंने। उन्होंने संविधान को पूरी तरह रद्द भी नहीं किया था, सैनिक तख्ता पलट होने का संविधान का सहारा लेके ही आपातकाल घोषित करके सेना ही सत्ता हाथ में ले ली, जो अभी तक कायम ही है, और गृह युद्ध जैसा माहौल है वहाँ। तो वहाँ भी देखा जाए तो संविधानवाद है नहीं। तो इसी को समझते हैं एक पुराना एग्जाम्पल से, जैसे हमारा ले लीजिए जर्मनी। जर्मनी के कुछ फेमस व्यक्तित्व का नाम याद आ रहा होगा, हिटलर। हिटलर और यही फर्स्ट, मैं थोड़ा सा कुछ लाइन में समझा देता हूँ, हिस्ट्री का सहारा तो लेना पड़ेगा समझने के लिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जब, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, वहां के शासक कौन थे, शासक थे कैसर विलियम टू, कैसर विलियम टू, ये उस समय वहां के शासक थे। तो हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और जो, तो ये जो कैसर विलियम थे, इन्होंने, विलियम जो थे, इन्होंने जब जर्मनी को हारते हुए स्थिति में देखा, हारे हुए स्थिति का जब उनको पता लगा कि अब जर्मनी तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया ही है, तो इन्होंने क्या किया, देश छोड़ के और अपना पद छोड़ के भाग गए, कहाँ भाग गए, ये हॉलैंड। फिर इसके बाद क्या हुआ, विजेता देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब जर्मनी हारा था, तो विजेता देशों ने क्या किया, वर्साई की संधि की। और उस संधि में हुआ यूं कि वो संधि वहां के लोगों के लिए अपमानजनक था, उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए ठीक नहीं था। और वो बात ये हुई, उसी दौरान संविधान भी बना, वेमर संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ये लिख देते हैं। उसी दौरान संविधान भी एक बना। और ये जो वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि, इस संधि से वहां के लोग खुश नहीं थे, बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जिसमें जर्मनी को अकेला दोषी बनाया गया युद्ध के लिए। युद्ध में जैसे रूस थे हमारा उस टाइम का, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, अमेरिका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके कुछ मित्र राष्ट्र, ये सब सम्मिलित थे। हार जब गई जर्मनी, तब क्या हो गया, वर्साई की संधि हुई। उस संधि जो थी उनके लिए, उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए ठीक नहीं था, और जनता जनता भी खुश नहीं थी। तो उस संधि में हुआ क्या, उस संधि में एकमात्र जिम्मेवार ठहराया गया जर्मनी को युद्ध के लिए। और दूसरी बात क्या हुई, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। दूसरी बात ये हुई, उनके बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे
जमीन के हिस्से उनसे उनसे ले लिए गए। फिर उनसे जो है खनिज भंडार भी ले लिए गए। उनके बहुत सारे खनिज भंडार ले लिए गए, उनके जमीनों को छीन लिया गया, उन पे बहुत भारी जुर्माना लगाया गया, उनके सैन्य शक्तियों को सीमित कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी अपमानजनक संधि हुई जो उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए ठीक नहीं था। उस समय वहाँ की जो आवाम थी बहुत परेशान थी। और फिर हुआ यूं कि यहीं से हमारे हिटलर महाराज का जन्म होता है। ये जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो अपना वर्साई की संधि हुई है, उसमें संधि में जो जो कुछ वहाँ के लोगों ने झेला, तो हिटलर ने क्या किया, उन्हीं मुद्दों को हवा दिया और जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे। जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे इन्हीं सब मुद्दों को हवा बना के। उनको भी लगा कि चलो मेरे लिए है कोई। उन्होंने हिटलर को सपोर्ट किया। फिर हिटलर ने बर्लिन मार्च किया। खैर बर्लिन मार्च में हिटलर असफल रहा, परंतु उसकी लोकप्रियता बढ़ी। फिर क्या हुआ, उसमें जब बर्लिन मार्च में वो सफल नहीं रहे तो उनको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सिस्टम में घुस के ही सिस्टम को समाप्त करने का उनका एक उन्होंने सोचा कि मतलब इस संविधान को हटाना, इस चीज को हटाना जो भी उनके साथ संधि में किए गए। तो फिर क्या हुआ कि वो जब बहुत पॉपुलर हो गए तो जनता की ही सहायता से उन्होंने, लोकतंत्र की ही सहायता से उन्होंने चांसलर का पद हासिल किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो संविधान जो था वेइमर संविधान, वहाँ आर्टिकल 48 जो राष्ट्रपति को आपातकाल में के लिए असीमित शक्ति प्रदान करता है। और ये जो है आपातकाल का जो प्रावधान है, ये हमारे संविधान में यहीं से लिया गया है। बाकी भी जगह से लिया गया, वो लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसी आर्टिकल का को सहारा बना के हिटलर ने उस संविधान को क्या किया, संविधान को भी समाप्त कर दिया और तानाशाही को ही संवैधानिक मान्यता दे दी उसने। फिर इसके बाद इस संविधान को बेकार का संविधान बताते हुए इसको समाप्त कर दिया। और हुआ क्या, उसने नई संविधान भी बनाई, उस संविधान में भी जनता के लिए और उनके अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं था। तो इसी से इतना हमारा कहने का मतलब यही था कि जहाँ संविधान होगा जरूरी नहीं कि वहाँ संविधानवादी हो। तो चलिए आप लोग समझे, जहाँ संविधान होगा वहाँ जरूरी नहीं कि संविधानवाद हो। तो इसलिए ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। माफी चाहते हैं, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्या था, पहला स्टेटमेंट था जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। मान लीजिए जहाँ संविधान नहीं होगा, क्या वहाँ संविधानवाद होगा? तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यही है। जहाँ संविधान नहीं होगा जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। हम लोग
इसको भी समझते हैं, इस कथन के माध्यम से समझेंगे कैसे। पहले ये बताइए, ये कथन आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, गलत लग रहा है, कैसा लग रहा है? संविधानवाद का ही मतलब होता है सीमित शासन। संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। जहाँ संविधान नहीं होगा क्या वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी कथन गलत होगा। आप समझेंगे कैसे। मान लीजिए कोई राजशाही शासन प्रणाली है या व्यवस्था है, और वहाँ का वहाँ का शासक जो है, वहाँ का जो शासक है बहुत ही उदार, चरित्रवान, जनता के ही हित में हमेशा संलग्न रहता है, जनता के हित के लिए ही सोचता है, बहुत ही आदर्श राजा है एक, और वहाँ संविधान है नहीं, मगर सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो देख रहे हैं कि वहाँ संविधान नहीं है मगर संविधानवाद है। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि राजा अच्छा ही करे, सुशासन हो ही। संविधानवाद संविधान के बिना भी हो सकता है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। अब जरूरी नहीं कि राजा एकदम हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाला और राम की तरह जो है अपना प्रजा रंजन करना, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब अगला भी समझते हैं। अब बताइए, सामान्यतः जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। अभी बताइए स्टेटमेंट क्या लग रहा है? भाई बिल्कुल सही है, जहाँ संविधान होगा, सामान्यतः जनरली आप कहीं भी देखिए, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद है, कहीं कहीं नहीं है, मगर जनरली हम देखते हैं बहुत सारे केस में। मार्कर संविधानवाद भी होगा, तो ये यहाँ लिख देंगे आमतौर पर संविधान और संविधानवाद, आमतौर पर संविधान और संविधानवाद साथ होते हैं, परंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है। इससे आप यही समझिए, आमतौर पर जनरली संविधान और संविधानवाद साथ होते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही। जैसे हमारा भारत, संविधान और संविधानवाद साथ है, कानून का पालन होता है। तो चलिए, हम लोगों ने आज संविधानवाद को समझने का प्रयास किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम वीडियो भी नहीं डाल पाए आप लोगों के लिए, परंतु अब आगे से कोशिश रहेगी हमेशा आपको वीडियो मिलती रहे। और दूसरी बात ये कि आप लोग कितना समझ पाए बताइएगा कमेंट करके। और आज तो संविधानवाद पे हम लोग चर्चा कर लिए। अगली क्लास में, ये क्लास एक ही टॉपिक पे हमने ली है, अगली क्लास में हम लोग राज व्यवस्था यानी पॉलिटी को भी समझेंगे, और संविधान और पॉलिटी में थोड़ा अंतर भी समझेंगे, और कुछ संस्थाओं के बारे में भी समझेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आप लोग इसको भी देखिए, इससे पिछले भी क्लास को देखिएगा, फिर आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपके लिए ही समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।
शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहेंगे।